की हदें पार होने लगती हैं तो आम जनमानस उसके खिलाफ खड़ा होने लगता है। सवाल यह है कि क्या भारत के एक बड़े सेठ के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है? पिछले 9.5 सालों में मोदी और अडानी को लेकर खूब सारे सवाल उठे और साल 2023 में तो सवालों की बौछार हो गई। लेकिन 9.5 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भयंकर तरीके से सिर्फ नेता नहीं, राजनीतिक दल नहीं, विरोधी नहीं, बल्कि आम जनता सेठ के खिलाफ सड़क पर उतरी है। ये मसला बड़ा गंभीर है, विस्तार से बात करेंगे क्योंकि विपक्ष के एक नेता ने मोदी सरकार पर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि कांड पहले हो चुका है, लेकिन मित्र व्यापारी के लिए राजनीति किस हद तक जा सकती है, इसका खुलासा और इतना बड़ा आरोप शायद पहली बार लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा को बढ़िया से आड़े हाथों लिया है। पूरे मसले पर बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही बड़ी नसीहत देने का प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर के कामकाज को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों मसलों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा और ये काम शुरुआत में ही कर लिया करिए। कुछ खर्च नहीं होता आपका, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे देश की एक कंपनी है LIC, जो कि नारा देती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक उसी तरह से हमारे देश में सरकारी अस्पतालों को भी सामने लिख देना चाहिए कि हम पर भरोसा करें, न जिंदगी के साथ न जिंदगी के बाद। और सरकारी अस्पताल ना भी लिखें तो आप लोग अपने मन में जरूर बैठा लीजिए, और नहीं बैठाना चाहते हैं तो इस खबर को देख लीजिए, अपने आप ही बैठ जाएगा। रामराज के बदायूं का यह मामला बड़ा सनसनीखेज है, ध्यान से सुनिएगा। मुजरिया थाने के रसुल्ला गांव की एक महिला जिसका नाम था पूजा, ससुराल वालों ने 10 दिसंबर को दहेज के लोभ में कथित तौर पर इसकी हत्या कर दी। इसे लेकर 11 दिसंबर को मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 11 दिसंबर को पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद परिवार वाले जब बॉडी लेकर घर आए और वहां पर गांव वालों के कहने पर मुंह देखने के लिए बैग खोला तो मृत महिला की दोनों आंखें गायब थी। परिवार वालों को लगा कि उनकी बिटिया की आंखें डॉक्टर या उसकी टीम ने गायब कर दी होंगी, लेकिन जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो अजीब मामला सामने आया। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि महिला की आई बॉल, यानी ये जो गेंद की तरह बॉल दिखता है, ये गायब था। और गायब कैसे हुआ? किसी जानवर ने खा लिया। फिर से सुन लीजिए, किसी जानवर ने आई बॉल ही खा लिया, आंखें ही खा ली। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि या तो चूहा या फिर नेवला हो सकता है जिसने महिला के शव से आंखें खा ली, और सिर्फ आंख ही नहीं खाया बल्कि कान भी खा गया। बाकी शरीर पर भी चूहे के काटने के निशान मिले थे। आप चाहें तो पूरी घटना दैनिक भास्कर पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक बात तो सिद्ध करती हैं कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस बात की फुल गारंटी देती है कि हम पर भरोसा न जिंदगी के साथ करें न जिंदगी के बाद करें। जीते जी हमारे पास आएंगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा या फिर दवाई नहीं मिलेगी। ये सब कुछ मिल भी गया गलती से तो इतनी गंदगी होगी अस्पताल में कि एक बीमारी लेकर आएंगे और दूसरी लेकर जाएंगे। गलती से यदि रविवार को किसी बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, किसी ने भी दम तोड़ दिया, तो एम्बुलेंस में नहीं मिलेगा। हमने आपको अभी हाल ही में खबर बताई थी, संभवतः मध्य प्रदेश की थी, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत रविवार को हो गई, इसलिए एम्बुलेंस नहीं मिला। इसलिए जो लोग भी मरना चाह रहे हों वो दिन का खास ध्यान रखें। छुट्टी के दिनों में दुनिया छोड़ने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन जानता है कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, तो भैया इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ सवाल है, और वो ये है कि आखिर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहां न बढ़िया इलाज की गारंटी हो, न मरने के बाद शरीर के बचे रहने की गारंटी हो, इसके बावजूद कोई इस देश को विकसित भारत कैसे कह सकता है और कैसे कहलवा सकता है? सोच कर देखिए, आपके परिवार का कोई व्यक्ति जीवन गंवा चुका हो, उसके शरीर को चूहे और नेवले खा जाएं, आंख और कान खा जाएं, ये कितनी बड़ी बात है। वैसे इस मामले में तो निश्चित तौर पर हम विश्वगुरु बनी गए। अमेरिका, ब्रिटेन के चूहों की इतनी हिम्मत कहां है जो वो किसी की आंख खा लें, कान खा लें। बहरहाल आइए अब सबसे पहले सेठ और सरकार की बात कर लेते हैं। मामला है महाराष्ट्र का। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सत्ता संभाले हुए थे। लेकिन तभी अचानक शिवसेना को तोड़कर दो फाड़ कर दिया जाता है और बीजेपी सत्ता में आ जाती है। इसके कुछ महीने बाद एनसीपी को भी तोड़ दिया जाता है, बीजेपी सत्ता में बनी रहती है। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास आघाड़ी की सरकार इसलिए गिराई थी, विधायकों को बोरे भर भर के पैसे इसलिए दिए गए ताकि मुंबई के धारावी का जो एरिया है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो अडानी सेठ के नाम किया जा सके। ये प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। शुरू से ही इसे अडानी ग्रुप को दिए जाने के लेकर सवाल उठते रहे। हमेशा से आरोप लगता रहा कि सरकार ने नियमों में झोलझाल करके अडानी ग्रुप को सौंप दिया है और कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए जिससे साफ साफ नजर आता है कि अडानी ग्रुप को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ किया गया है। पिछली 19 तारीख को यानी 19 दिसंबर को मुंबई में सीपीएम, कांग्रेस, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत कुल 18 राजनीतिक दलों ने इस मामले का विरोध किया। मगर देखने वाली बात यह है कि यहां पर
सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम जनता का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान आरोप लगाया कि उनकी सरकार को इसलिए गिराया गया ताकि यह प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा सके। आपको बता दें कि धारावी के पुनर्विकास का निर्णय साल 2018 में लिया गया था, तब वहां भाजपा की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। अब उद्धव ठाकरे का कहना है कि यह देवेंद्र फडणवीस का पाप है जो यहां की जनता को झेलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी अब लोगों से झूठा दावा कर रही है कि धारावी परियोजना के लिए टेंडर मेरे मुख्यमंत्री रहते लाया गया था, जबकि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। हमारी सरकार ही इसलिए गिराई गई ताकि अडानी को यह टेंडर दिया जा सके। वैसे यहां एक सवाल और उठता है, यदि बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि यह टेंडर उद्धव ठाकरे की सरकार ने अडानी ग्रुप को दिया था, तो फिर अभी बीजेपी सत्ता में है, कैंसिल कर दे। पुरानी सरकारों के कामों को कैंसिल करना तो बहुत मनपसंद काम होता है, खासकर बीजेपी के लिए। अब उद्धव ठाकरे का कहना है कि आप इतने सही समझ लीजिए कि मेरी सरकार गिराने के लिए किसने पैसा दिया था, शिवसेना टूट गई, उसका चुनाव चिन्ह भी चोरी हो गया। ये 23,000 करोड़ का धारावी प्रोजेक्ट धारावी के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, सेठ के लिए सरकारें किस हद तक जा सकती हैं या गिर सकती हैं, यूं ऐसे कह लीजिए, इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि राज्य सरकार ने यानी भाजपा की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष प्रावधान किया है, जिसके तहत धारावी प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी कागजात, कोई भी फाइल यदि बीएमसी या फिर किसी भी संस्था में जाती है तो उसे 15 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। उस पर नहीं लिए तो वो स्वतः मान लिया जाएगा कि मंजूर है। सोच कर देखिए, आम आदमी की छोटी छोटी चीजें महीनों महीनों सालों सालों लटकी रह जाती हैं। एक साइन कराने के चक्कर में चोटी का पसीना एड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन सेठ के लिए कितना तगड़ा प्रावधान, कितनी तगड़ी व्यवस्था लगाई गई है। विपक्षी सरकारों का मामला तो आपको याद ही होगा, विधानसभा से पास हुआ विधेयक भी राज्यपालों के पास सालों साल लटका रह जाता है और वहां कोई न कोई लूप होल ढूंढा जा रहा है। लगातार प्रयास हो रहा है कि किसी तरीके से इस मामले को टाला जाए। राज्यपालों और कथित रूप से मोदी सरकार द्वारा इसको लटकाए रखा जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है। यानी जो सरकार का काम है, विपक्षी सरकारों का काम लटकाने के लिए मोदी सरकार जुगाड़ लगा रही है और सेठ का काम कहीं लटक न जाए इसके लिए जुगाड़ लगाया जा रहा है। 15 दिन के भीतर अधिकारी फाइल आगे बढ़ा दें वरना अपने आप मंजूरी मिल जाएगी। यानी सेठ के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को ही किनारे कर दिया गया है। वैसे भी करना तो पड़ेगा ही। उद्धव ठाकरे की माने तो जिन लोगों के पैसे पर थोक के भाव विधायक खरीदे जाएं उनका पैसा वापस भी तो करना है। महाविकास अघाड़ी की मजबूत सरकार तोड़ने में न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। दो पार्टियों को तोड़ना कोई हलवा थोड़ी ना है। उधर चुनाव आयोग से सब कुछ शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ ही नजर आया, तो इतना सब कुछ करने में जो खर्चा हुआ सेठ तो सब वसूलेगा ना। हम लगातार यही बात कह रहे हैं कि सेठ यदि किसी मीडिया हाउस या राजनीतिक दल को चंदा दे तो 10 रुपए के बदले 1000 वसूलेगा। तो यदि कथित तौर पर किसी सेठ के पैसे से सरकार गिराई गई है तो फिर सेठ का मुनाफा तो करवाना ही पड़ेगा और मुनाफे के रास्ते में सरकारी सिस्टम आए चाहे कोई सरकार आए, सबको तोड़फोड़ के किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में यह बहुत बड़ा संकट बनने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 48 सीटें। पिछली बार शिवसेना साथ में थी तो बहुत बड़ी जीत मिल गई, लेकिन इस बार की कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे अलग हैं और विपक्षी गठबंधन वहां काफी मजबूत स्थिति में है। इतनी मजबूत स्थिति में है कि हाल फिलहाल में जितने भी उपचुनाव हुए, बाकी छोटे मोटे चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखा नजर आया। और इस बात को बीजेपी खुद ही इतने भयंकर तरीके से जानती है कि यह हिम्मत नहीं हो पा रही है कि बीएमसी का ही चुनाव करा ले। वहीं यहां पर एक मामले की चर्चा और जरूरी है। विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कह दिया कि यह सरकार पूरी तरह से अवैध है, असंवैधानिक सरकार चल रही है, और फिर वही सुप्रीम कोर्ट बार बार असंवैधानिक सरकार चलाने वालों को समय दिए जा रहा है। अब इसके पीछे किसका क्या सिस्टम है यह हमें नहीं पता, लेकिन हर तरफ सवाल यही है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतनी मेहरबानी दिखा रहा है, क्यों इतना मेहरबान बन रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी, मोदी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सरकार न गिरे, यानी अपनी पार्टी की सत्ता रहे तभी चुनाव हो जाए, उसका लाभ भी मिल सकता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की अवैध सरकार पर दयावान बना हुआ है, अब लोगों को कहीं न कहीं संदेह हो रहा है लोकसभा का चुनाव बीत न जाए और महाराष्ट्र की अवैध सरकार चलती ही रह जाए। बाकी हमारे देश में सब कुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। और ये तो बिल्कुल मत पूछिएगा कि यदि महाराष्ट्र की सरकार ही अवैध है तो उस सरकार के काम वैध कैसे माने जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों और तमाम मंत्रियों को वैध कैसे माना जाएगा। यदि उनकी सरकार ही अवैध है, अवैध तरीके से बनाई गई है, तो असंवैधानिक तरीके से बनाई गई है, तो वो सरकार का काम संवैधानिक कैसे हो सकता है। यहां पर हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो 2 लाइनें कही थी वो एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था कि हम सही हैं इसलिए आखिरी नहीं हैं, हम ही आखिरी हैं इसीलिए सही हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो एकदम सही है ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे अंतिम सही माना जा सकता है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस एक मसले पर कौन सा मोड़ लेती है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री
मंत्री और परम मित्र को लेकर और कौन कौन से मामले खड़े होते हैं। लेकिन इतना तो देखने लगा है कि शायद भारत ने ही दुनिया के इतिहास में इतना गहरा गठजोड़ और खुला खेल फर्रुखाबादी कहीं देखने को नहीं मिला होगा। किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कंपनी को सेठ के नाम करने के लिए अलग अलग तरीके के तिकड़म लगा दिए जाते हैं। कोयले की बात आती है तो पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है, आवंटन कैंसिल हो जाता है, लेकिन सेठ वाला मामला बचा रहता है। आरोप यहां तक लगते हैं कि सेठ को जो कंपनी पसंद आ जाती है, उसे बेचने वाला तैयार हो ना हो, उसके यहां जांच एजेंसियां छापा मार के सेठ को दिलवा ही देती हैं। यानी ऐसा कोई आरोप नहीं बचा जो सेठ और सेठ का दोस्त पर न लगा हो। और हिंडनबर्ग ने तो पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। कह दिया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पूरी दुनिया में अब तक इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ जितना बड़ा अडानी की कंपनी ने कर दिया। लेकिन इस मसले पर भी जांच एजेंसियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से कुछ निकला नहीं। वैसे निकलेगा भी क्या, जब महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक और अवैध कहने के बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर कुछ स्पष्ट नहीं कर सका, तो फिर शेयरों का दाम बढ़ाने का मामला तो पेचीदा है। उसे तो बहुत सारे लोग अभी समझ भी नहीं पाए होंगे। शायद इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा दूसरी संस्थाओं से यह उम्मीद करता है कि वो दूसरी संस्थाएं बोल्ड डिसीजन लें, कड़ा फैसला लें, लेकिन खुद ऐसा करते हुए नहीं दिखता। उनका साफ साफ कहना है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध है, जो हर तरफ से सील्ड है, यदि वो बोल्ड फैसले नहीं लेगा, मजबूत फैसले नहीं लेगा, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दूसरी संवैधानिक संस्थाएं कोई मजबूत फैसला ले पाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मसलों पर सेम डेट में फैसला हो सकता है, फिर भी जो लोग मामले को लेकर आते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, वही लोग, संभवतः वकील लोग ही उन मामलों को स्थगित करवा देते हैं। यानी जानबूझकर चीजों को लटकाने का मसला। इसे लेकर जस्टिस कौल ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक बात है। मेरा हमेशा से मानना है कि जिस दिन मामले सूचीबद्ध हो उसी दिन उनकी सुनवाई हो जाए। इस मामले में बार तथा बेंच के बीच विश्वास बढ़ाना होगा, विश्वास बढ़ाना जरूरी है। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि विपरीत विचारों के प्रति भी हमें सहिष्णुता बनाकर रखनी चाहिए, इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जस्टिस कौल ने अपने कई निर्णयों में अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की रचनात्मकता का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए तथा इसके लिए बार और बेंच को मिलकर काम करना चाहिए। बाकी आज की तारीख में न्यायपालिका के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सरेआम बताया है और इतने गंभीर आरोप लगाए जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा प्रशांत भूषण ने 3 तरीके बताए थे जिनके माध्यम से जजों को यानी न्यायपालिका को सत्ता द्वारा कब्जे में किया जा रहा है। एक बार फिर से बता देता हूं, याद रखिएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि पहला तरीका है जजों की नियुक्ति को लेकर। कॉलेजियम जब जजों का नाम आगे बढ़ाता है तो सरकार उनमें से चुन लेती है, पिक एंड चूज वाले फार्मूले पर चलती है। कौन अपने लिए ठीक होगा उसके नाम पर हामी भर दी जाती है, बाकी को लटका कर रखा जाता है। इससे होता यह है कि पहले ही फिल्टर होकर जज आते हैं जो सत्ता के लिए पॉजिटिव काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका उन्होंने बताया लालच का, जैसे रिटायरमेंट के बाद जजों को बड़े बड़े पदों पर बिठाना, किसी को राज्यसभा सीट देना, किसी को राज्यपाल बनाना और किसी को अन्य कोई कुर्सी दे देना। और तीसरा तरीका जो उन्होंने बताया उसे बताने से पहले कहा कि यह बेहद खतरनाक है। यह पहली बार हो रहा है कि जजों या उनके नजदीकी रिश्तेदारों की कमजोर नस ढूंढी जाती है। तमाम जांच एजेंसियों को लगाकर उनकी कोई कमी ढूंढी जाती है जिसके माध्यम से उन्हें टॉर्चर किया जा सके, उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके कि ये हमारी बात मानो, नहीं तो ये देख लो तुम्हारा हमारे पास है, बाकी अपना समझ लो भाई। इतने गंभीर आरोप प्रशांत भूषण ने सरेआम भाषण देते हुए लगाए। बाकी हमारे देश में न्यायपालिका